नमस्कार बच्चों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे ऐसी ठंड में भी। देखिए, सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है, आइए जुड़ते हैं अपनी क्लास से और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है भाई, देखो एक चीज रह गई थी कल के लेक्चर में, सामान्य जानकारी में। ठीक है, उसको मैं आज कंप्लीट करा देता हूं। ठीक है भाई, उसको मैं आज कंप्लीट करा देता हूं। तो कुछ जो चीजें रह गई हैं उसको आज कंप्लीट कराने के बाद फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हमारी भूगर्भीय संरचना। और ये जो हमारे भारत की भूगर्भीय संरचना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये जो भूगर्भीय संरचना है ना, ये विषय बेसिकली आपके पीसीएस में, आरओ में इस तरह की पूछी जाती हैं। तो मैं बहुत कम समय में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जो फिलहाल पढ़ाऊंगा वो आपके कल का ही बचा हुआ पार्ट है, जो कि बहुत जरूरी है और आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ठीक है, गुड मॉर्निंग एंड लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सब लोगों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा। चलिए, ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा? ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर हम भारत के राज्यों का और यूटी का क्रम देखेंगे। ठीक है, तो सर किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया। क्षेत्रफल के आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों एवं यूटी का क्रम। ठीक है जी, इसे हम देखेंगे जी। क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का और किसका भैया जी? यूटी का क्रम हम देखेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे भैया जी किसको? हम देखेंगे अवरोही क्रम को। अवरोही क्रम का मतलब है कि भैया जी टॉप से डाउन वाला जो अप्रोच होता है, जिसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, बड़े से छोटा। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों एवं यूटी का क्रम, और उस क्रम को हम लोग कैसे देखेंगे? अवरोही क्रम में देखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम राज्य और यहां पर लिखेंगे हम यूटी। देखो, यूटी में बहुत प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यूटी में बहुत प्रश्न बनता है। प्रश्न इस तरह से बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूटी है जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से कौन सा यूटी है बेटा जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न यूटी में बनता है, ध्यान रखना। तो यूटी में इस तरह का प्रश्न आपका बनता है, यूनियन टेरिटरी में, राज्यों में भी। तो क्षेत्रफल के आधार पर भैया जी सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। मैंने आपको जो यूपी की मैराथन हुई थी, यूपी की ज्योग्राफी की मैराथन, उस ज्योग्राफी वाली मैराथन में ये बात मैंने आपको बताई थी कि नहीं? बताइए, बताई थी ना बच्चे? ठीक है, तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे राजस्थान। दूसरा राज्य भैया जी कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जी। तीसरा राज्य कौन सा है भैया जी? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जी। चौथा राज्य कौन सा है? हमारा उत्तर प्रदेश। हमारा उत्तर प्रदेश जी। पांचवा राज्य कौन सा है भैया जी? गुजरात। ठीक है भैया जी, पांचवा राज्य कौन सा है भैया जी? पांचवा राज्य है गुजरात। सभी को समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे। ठीक है, उसके बाद भैया जी छठवां राज्य कौन सा है? कर्नाटक। छठवां राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद सातवां राज्य कौन सा है भैया जी? ठीक है, बोलो। आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है जो अगला राज्य है, सातवां राज्य। आंध्र प्रदेश के बाद अगला राज्य कौन सा है भैया जी? उड़ीसा है। ठीक है भैया जी, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद अगला राज्य कौन सा है भैया जी? तो छत्तीसगढ़ है। उड़ीसा के बाद अगला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। मैंने याद कराया था ना यूपी वाली मैराथन में बेटा। तो उड़ीसा के बाद अगला राज्य कौन सा है सर? छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ के बाद जी, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद जी अगला जो राज्य है भैया वह कौन सा है? वह तमिलनाडु है। अगला राज्य कौन सा है भैया जी? तमिलनाडु है, ध्यान रखना। तो ये जो राज्यों का क्रम है, इस राज्यों के क्रम को आप बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो राज्यों का क्रम आपके सामने है। ठीक है, जो कि मैंने आपके सामने लिख दिया है भैया। ठीक है, सबसे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु। अब मैं यूटी पे आऊंगा। ठीक है, यूटी। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा यूटी कौन सा है भैया? जी हाँ बेटा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? लद्दाख। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा यूटी लद्दाख है, लद्दाख। और क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा यूटी जो है वह जम्मू कश्मीर है। वह कौन सा है भैया जी? जम्मू कश्मीर। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा यूटी लद्दाख, दूसरा सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? जम्मू कश्मीर। अच्छा, आप बताइए तीसरा सबसे बड़ा यूटी कौन सा होगा? तीसरा सबसे बड़ा इनके बाद? तो भैया जी तीसरा इनके बाद जो सबसे बड़ा होगा
वह अंडमान निकोबार होगा। कौन होगा भैया जी? अंडमान निकोबार होगा। जो तीसरा सबसे बड़ा यूटी होगा भैया जी वो कौन होगा? अंडमान निकोबार होगा। अब आप अंडमान निकोबार के बाद बताइए, आपको क्या लगता है कि अंडमान निकोबार के बाद अगला सबसे बड़ा यूटी कौन होने वाला है? ठीक है, आप बताइए बच्चे, अंडमान निकोबार के बाद अगला सबसे बड़ा यूटी कौन होने वाला है? चौथे नंबर का, चौथे नंबर का यूटी कौन सा होगा? चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ठीक है ना। दिल्ली होगा, पांडिचेरी होगा, चंडीगढ़ होगा या लक्षद्वीप होगा? दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में से मुझे बताओ आप कौन सा होगा? जी हाँ सर, लक्षद्वीप तो सबसे छोटा है। बिल्कुल सही बात है भाई, लक्षद्वीप सबसे छोटा है, बिल्कुल मानता हूं मैं आपकी बात सर। जी, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा यूटी बिल्कुल लक्षद्वीप है, सबसे बड़ा लद्दाख है। अब कौन सा होगा भैया जी चौथे नंबर पे? तो बेटा चौथे नंबर पे होगा हमारा दिल्ली, ठीक है, एनसीटी दिल्ली, एनसीटी दिल्ली होगा, ठीक है, चौथे पे। पांचवें नंबर पे जो होगा वो जो अब एक हो गए हैं दमनद्वीप और दादर नागर हवेली, ठीक है, वो जो एक हो गए हैं दमनद्वीप और दादर नगर हवेली, वो होगा भैया जी दादर नागर हवेली, वो होगा, ठीक है, दमनदीप और दादर नागर हवेली होगा। मेरे साथ साथ बोलो, क्या? दमनदीप और दादर नागर हवेली होगा, ठीक है। एनसीटी दिल्ली के बाद दमनदीप और दादर नागर हवेली होगा। अब इसके बाद कौन सा होगा भैया? ठीक है ना, एनसीटी दिल्ली, एनसीटी दिल्ली के बाद दमनदीप, दादर नागर हवेली, इसके बाद कौन सा होगा भैया? इसके बाद पुदुचेरी होगा। इसके बाद भैया किसका स्थान आ जाना है? तो इसके बाद स्थान आ जाना है भैया पुदुचेरी का, ठीक है ना। और पुदुचेरी के बाद जो होगा वह चंडीगढ़ होगा। मैं इतना टाइम क्यों लगा रहा हूं? चंडीगढ़ होगा और चंडीगढ़ के बाद आपका लक्षद्वीप होगा। मेरा कहने का आशय ये है कि बस आप इनको समझ लो अच्छे से, ठीक है, और आपको ये याद भी हो गए होंगे। ये क्रम तो आपको मैंने यूपी स्पेशल वाली मैराथन में ही याद करा दिया था राज्यों का। यूटी में लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है दूसरे नंबर पे, ठीक है, तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार है, चौथे पे दिल्ली, पांचवें पे दादर नागर हवेली दमनदीप, ठीक है, अगले पे भैया जी आपका पुदुचेरी है, फिर चंडीगढ़ है और उसके बाद आपका क्या है? लक्षद्वीप है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई इशू तो नहीं है किसी को, और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ठीक है कहानी बिल्कुल सॉर्टेड है, कहानी बिल्कुल सॉर्टेड है। जी हाँ, अब ठीक है ना, दो है सर। सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर बेटा? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा, अगर आपसे, हालांकि सबसे छोटा बेटा कभी नहीं पूछा जाता, इधर रखना, दुनिया कभी लास्ट वाले को पूछती नहीं है साहेब, ठीक है ना। तो सबसे छोटा अगर आपसे पूछा जाए तो राज्यों में गोवा है, सबसे छोटा गोवा, और यूटी में तो मैंने आपको बताया ही, यूटी में आपका कौन सा है? लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल के आधार पर, किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा गोवा है, और यूटी में कौन सा है सर? यूटी में लक्षद्वीप है। उम्मीद करता हूं यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी, और ना केवल समझ में आई होगी बल्कि ये सारी की सारी चीजें आपको याद भी हो गई होंगी, ठीक है, याद भी हो गई होंगी। बहुत अच्छे, ठीक है। अब एक प्रश्न जो लगातार एग्जाम में छाया रहता है कि सर जो एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, ध्यान रखना, ये जो एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर, एनसीआर बोले तो नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर बोले तो, ठीक है, एनसीआर बोले तो भैया जी नेशनल कैपिटल रीजन। अब ये जो एनसीआर है, जो नेशनल कैपिटल रीजन है, ठीक है, इसमें भैया जी कुछ जिले उत्तर प्रदेश के भी शामिल हैं, ठीक है, एनसीआर में कुछ जिले हरियाणा के भी शामिल हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एनसीआर में जी कुछ जिले राजस्थान के भी शामिल हैं। ये किसके भी शामिल हैं? राजस्थान के भी शामिल हैं, है ना भैया। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एनसीआर में सबसे ज्यादा जो जिले शामिल हैं वो हरियाणा के हैं जी, ठीक है। एनसीआर में जो सबसे ज्यादा जिले जो शामिल हैं वो किसके हैं भैया? वो एनसीआर में सबसे ज्यादा जिले जो शामिल हैं वो हरियाणा के हैं, कुछ राजस्थान के भी हैं, और भैया जी बाकी का आपके उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। टोटल हरियाणा के कितने जिले एनसीआर में शामिल हैं? 13 जिले। हरियाणा के भैया जी कुल कितने जिले शामिल हैं? 13 जिले शामिल हैं। अब इन 13 जिलों में भैया कौन कौन है ये मैं आपको बता देता हूं। देखो हरियाणा के जो 13 जिले हैं, ठीक है, उनमें देखो आपका गाजियाबाद तो होगा, मैं ऊपर से लिखना स्टार्ट करता हूं,
गाजियाबाद कह रहा हूं, सॉरी, फरीदाबाद, माफ करना। उसमें फरीदाबाद तो होगा, आपको पता है बेटा फरीदाबाद होगा, और उसमें गुरुग्राम भी होगा। अब तो गुरुग्राम हो गया, गुरुग्राम भी होगा, ठीक है। फरीदाबाद और गुरुग्राम बेटा ये दोनों होंगे, फरीदाबाद गुरुग्राम दोनों होंगे। जब आप फरीदाबाद बल्लभगढ़ होते हुए, ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आपको एक और जिला देखने को मिलेगा, पलवल। आप में से हो सकता है कि कोई बच्चे पलवल गए भी हो, पलवल देखा भी हो, सुना भी हो, ठीक है। तो जब आप, ठीक है, फरीदाबाद से बल्लभगढ़ होते हुए आगे बढ़ेंगे, अलीगढ़ की तरफ आएंगे, तो बेसिकली आपको एक जिला देखने को मिलेगा, क्या भैया जी, पलवल। तो ये 3 जिले ऐसे हो गए, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, जो आपस में एक दूसरे के पास में है, ये पास में है। इसके बाद, ठीक है, सोनीपत, पानीपत, ये दोनों पथ जो है, सोनीपत और पानीपत, ये दोनों एनसीआर में जी आते हैं, ठीक है। इसमें सोनीपत जी आता है एनसीआर में, और पानीपत भी आता है जी एनसीआर में, ठीक है। तो सोनीपत पानीपत हो गए। तो कुल मिलाकर ये 2 और आपने पढ़ लिए, सोनीपत पानीपत। अब इसके बाद सोनीपत पानीपत के बाद अब जो 4 जिले में बताऊंगा, एक लाइन से ही एक दूसरे से टच करते हैं, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी और महेंद्रगढ़, ठीक है। मेरे साथ साथ बोलो, रेवाड़ी, ठीक है, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, ठीक है जी। तो रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, मेरे साथ बोलिए जी, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, ठीक है। बिल्कुल साथ के महेंद्रगढ़ तक, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब ये आप देखेंगे तो कितने हो गए, ये 4 और 5 और 4 9 हो गए, ये ठीक है, 9 हो गए। तो फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, सोनीपत, पानीपत में लिख देता हूं जी, ठीक है। फरीदाबाद, गुरुग्राम जी, पलवल, सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ तक हो गया। अब इसके बाद हम यहां से आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा इधर, ठीक है, 10वें नंबर के इधर की तरफ लिखेंगे, जो हम लिखेंगे। अब देखो आपको जींद पे चलना है। जींद हरियाणा का एक जिला है। जींद, मेवात, रोहतक और करनाल एक साथ है। जींद, मेवात, रोहतक और करनाल, जींद, मेवात, रोहतक, और करनाल। जींद, मेवात, रोहतक और करनाल, टोटल 13 जिले हो गए जी। अब उत्तर प्रदेश के, ठीक है, हर कोई जानता है बेटा उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं। देखो उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में आप कहां से स्टार्ट करना बेटा, मुजफ्फरनगर से स्टार्ट करना। उत्तर प्रदेश वाली जी के जिन्होंने पढ़ी है, ठीक है, मैं बोलता हूं बच्चे, इस बार मेरी सैटरडे और संडे को मैराथन आएगी, 3-3 घंटे की होगी, और लाइव लेना, क्योंकि सैटरडे को आपके प्रैक्टिस सेट नहीं चलते, जो यूपी पुलिस वाले प्रैक्टिस सेट है वो सैटरडे संडे नहीं चलते। तो इसलिए स्पेशली आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है, सब लोगों को, कि सैटरडे संडे जो मैं मैराथन लेकर आऊंगा, पूरा फोकस आपको, ठीक है, उस मैराथन पे अपना लगा देना है, ठीक है, कंप्लीट फोकस आपका उस मैराथन पर होना चाहिए। क्लियर है ना बच्चों, आइए, ठीक है। अब देखो मुजफ्फरनगर, आप मुजफ्फरनगर पे आ गए, ठीक है। अब मुजफ्फरनगर से जैसे ही आप नीचे आएंगे, तो मुजफ्फरनगर से नीचे आपको मेरठ पड़ेगा, मेरठ से नीचे आएंगे वैसे ही आपको हापुड़ पड़ेगा, हापुड़ से जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको बेटा बुलंदशहर देखने को पड़ेगा। जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है, आप सब लोग उत्तर प्रदेश से, खासकर जो पश्चिम के, उनको पता है मुजफ्फरनगर से नीचे आने पर मेरठ है, मेरठ से नीचे आने पे जी हापुड़ है, और जैसे ही आप हापुड़ से नीचे आएंगे तो हापुड़ से नीचे क्या है, बुलंदशहर। बुलंदशहर भी भैया जी किस में आता है, आपका एनसीआर में आता है। बस समझ में, बुलंदशहर पे आ गए, यहां तक कोई इशू तो नहीं किसी को, ठीक है। अब आप शामली पे आ जाएंगे, शामली जो सबसे पश्चिमी जिला है। शामली से नीचे आएंगे जी आपको बागपत पड़ेगा, बागपत से नीचे आएंगे जी आपको जिला गाजियाबाद देखने को मिलेगा, और गाजियाबाद से जब आप नीचे आएंगे तो आपको गौतम बुद्ध नगर देखने को मिलेगा, गौतम बुद्ध नगर देखने को मिलेगा, ठीक है जी, मेरी बात समझ लेना। तो आपको क्या देखने को मिलेगा भैया जी, गौतम बुद्ध नगर देखने को मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल एक क्रम है, एक क्रम है जी, हाँ एक क्रम है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 जिले हो गए उत्तर प्रदेश के। बस मैंने क्या बोला, मुजफ्फरनगर को पकड़ लो। मुजफ्फरनगर से नीचे बच्चे क्या है, मुजफ्फरनगर से नीचे आपका मेरठ है, मेरठ से नीचे आ जाओगे आपका भैया जी क्या है, हापुड़ है, हापुड़ से नीचे आ जाओगे तो जी आपका क्या है, बुलंदशहर है, ठीक है। बुलंदशहर से नीचे आ जाओगे, मतलब बुलंदशहर से अब नीचे नहीं आना, ठीक है, अब साइड में हो जाना है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है जी, ठीक है, शामली। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है जी, शामली। तो आपको कहां पे जाना है, शामली पे जाना है। शामली से नीचे आप आएंगे बागपत जी, उसके नीचे गाजियाबाद,
और उसके नीचे क्या हो जाएगा, जीवी नगर। तो टोटल भैया जी ये आपके 8 हो गए जी। मुजफ्फरनगर 1 हो गया, दूसरा मेरठ हो गया, तीसरा हापुड़, चौथा बुलंदशहर, 5वां शामली, 6वां बागपत, 7वां गाजियाबाद और 8वां भैया जी कौन सा, गौतम बुद्ध नगर। अब राजस्थान के केवल जो 2 ही जिले हैं जो आते हैं, एक राजस्थान का अलवर आता है और एक भरतपुर आता है एनसीआर में। बात समझ में आ रही है? तो केवल 2 जिले आते हैं राजस्थान के, अलवर और भरतपुर, ठीक है ना, नाम मात्र के लिए अलवर और भरतपुर भी एनसीआर में आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जिले एनसीआर में किसके आते हैं आपसे पूछे तो भैया जी हरियाणा के आते हैं। क्लियर है? क्लियर हुआ? आइए अब हम लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो है हमारी भारत की समुद्री सीमा। भारत की समुद्री सीमा। समुद्री सीमा, तो जी हम किसकी बात करेंगे जी, हम बात करेंगे भैया भारत की समुद्री सीमा की। देखो बेटा, ठीक है, ये जो प्रश्न है ना मैंने बताई, आप कह सकते हैं कि सर ये इंडियन ज्योग्राफी से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, आप बोल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी पता है मैंने क्यों कराया, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इस तरह के प्रश्न देखे गए हैं कि एनसीआर में शामिल, लेकिन निम्न में से हरियाणा का कौन सा एक जिला नहीं है, एनसीआर में शामिल निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है। तो मैंने आपको ट्रिक से याद करवाए। अब बेटा देखो, मैप बना के मैं हरियाणा राजस्थान का इसलिए नहीं समझा सकता क्योंकि बड़ा लिमिटेड टाइम मिला है, ठीक है, इस एग्जाम में, और फिर भी मुझको अंदर से बेचैनी है कि मैं अगले टॉपिक की तरफ चलूं, ठीक है, तो इसलिए अगले टॉपिक की तरफ में आ जाता हूं। भारत की समुद्री सीमा। देखो, समुद्री सीमा का आकलन बड़ा कठिन होता है। देखो, स्थलीय सीमा का आकलन कितना सही है, बड़ा सिंपल है। स्थलीय सीमा का आकलन देखो, ठीक है, स्थलीय सीमा का तो भैया जी ऐसी बात होती है, अगर मैं यहां पे लिख दूं स्थलीय सीमा, ठीक है, स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा तो सीधे सीधे भैया 15,200 किलोमीटर है ही, ठीक है, मोटा मोटा इतनी है ही स्थलीय सीमा। हम सब लोग जानते हैं कि भैया स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर कैसे है, ठीक है। आपसे कोई भी पूछे कि आप बताओ भाई स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर कैसे है, तो आप बोलेंगे साहब ऐसे है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। हमारे 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं, 7 स्थलीय पड़ोसी देश में एक नल्ला पाकिस्तान है, ठीक है, एक दूसरा अफगानिस्तान है जिसके साथ हमारे T20 चल रहा है, ठीक, कल रात 2 सुपर ओवर हुए थे, तुमको भी पता होगा, ठीक है, तुम सब लोगों ने हाईलाइट तो देखी होगी, मैच नहीं देखा होगा तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, आपका चीन है, और चीन के बाद 2 बफर स्टेट पड़ते हैं, नेपाल और भूटान। ये प्रश्न एक बार पूछा गया है कि भारत और चीन के बीच में से निम्न में से कौन सा एक बफर स्टेट है। अब आप बता देंगे कि कौन सा एक बफर स्टेट है, या तो नेपाल या भूटान, कोई एक आपको ऑप्शन में मिलेगा। बेसिकली दोनों भारत और चीन के बीच में बफर स्टेट की भूमिका निभाते हैं। इसके बाद फिर ये म्यांमार है, ठीक है ना, क्या है इसके बाद भैया जी, ये म्यांमार है, और ठीक है, फिर आपका बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश देखना भैया 7 हुए कि नहीं, कि कोई बच रहा है, अभी कोई बच रहा है कि 7 हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल 7 हो गए। अब देखो पाकिस्तान के साथ कितनी किलोमीटर की, तो पाकिस्तान के साथ 3323, ये याद होना चाहिए, 3323। अफगानिस्तान के साथ जी कितनी किलोमीटर की, 106 किलोमीटर की, कितनी किलोमीटर की, 106। चीन के साथ जी कितनी, ठीक है, 3488 किलोमीटर की, जी कितनी, 3488 किलोमीटर की। जी नेपाल के साथ कितनी, 1751 किलोमीटर की, जी कितनी, 1751। भूटान के साथ जी कितनी, 699 किलोमीटर की, कितनी भैया जी, 699। म्यांमार के साथ जी कितनी, 1653 किलोमीटर की, कितनी भैया जी, 1653। म्यांमार के साथ भैया जी कितनी, 1653 किलोमीटर की, 1653। और बांग्लादेश के साथ जी कितनी, 4096 किलोमीटर की, 4096 किलोमीटर की, ठीक है। तो ये है, ठीक है, पूरा आंकड़ा आपके सामने, ये है भैया पूरा आंकड़ा आपके सामने, ठीक है ना। ये बांग्लादेश, बांग्लादेश थोड़ा सा टेढ़ा लिखा था। अब जब आप इसको जोड़ोगे ना बेटा, टोटल जब आप इसे जोड़ोगे तो ये आपका 15,200 किलोमीटर होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि 15,200 किलोमीटर तो स्थलीय सीमा हो गई। स्थलीय सीमा का मतलब क्या है, जो भैया जी स्थलीय पड़ोसी देश हैं उनके साथ साझा होने वाली सीमा, जो स्थलीय पड़ोसी देश हैं उनसे टच होने वाली बाउंड्री, उनके साथ साझा होने वाली सीमा स्थलीय सीमा है। तो भैया एक बार साथ साथ बोलो, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, जी चीन के साथ
3488 किलोमीटर। जी नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। जी भूटान के साथ 699 किलोमीटर। जी म्यांमार के साथ 1653 किलोमीटर। और जी बांग्लादेश के साथ आपकी 4096 किलोमीटर। कितनी? 4096 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, स्थलीय सीमा वाली, बहुत अच्छे से। लेकिन यहां तक कोई इशू नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्थलीय सीमा के बाद दूसरा आपका एक कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन जिसका नाम होता है तटीय सीमा। तटीय सीमा। तटीय सीमा का मतलब है बच्चे, ठीक है, तटीय सीमा का मतलब क्या होता है? समुद्र तट से लगी हुई जो सीमा होती है, जो समुद्र तट से लगी हुई सीमा होती है वो तटीय सीमा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो ये यहां से लेके और यहां तक ही हमारी क्या है? तटीय सीमा है। ठीक है, अब इसमें आप इनको भी जोड़ लो, अंडमान निकोबार को भी जोड़ लो, इसमें आप लक्षद्वीप को भी जोड़ लो, तो ये बेसिकली कितनी है भैया जी तटीय सीमा? तो ये हमारी बैठती है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 7516.6 किलोमीटर है। और जो स्थलीय सीमा है वो 15200 किलोमीटर है। तो स्थलीय सीमा कितनी है भैया? स्थलीय सीमा 15200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है। लेकिन ठीक है, समुद्री सीमा का कॉन्सेप्ट अलग होता है, ये ध्यान रखना। समुद्री सीमा का कॉन्सेप्ट अलग होता है। आमतौर पर बच्चे तो छोड़ो, अध्यापक भी ये सोचते हैं कि समुद्री सीमा और तटीय सीमा बात एक ही होती है। भैया दोनों अलग अलग होती है। ये तटीय सीमा है, इसके ऊपर वाली स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा मैंने आपको बता दी, तटीय सीमा मैंने आपको बता दी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार साइड। जो समुद्री सीमा है, समुद्री सीमा का मतलब क्या होता है बच्चे? जैसे ठीक है, मैंने आपको बताया हमारे जो समुद्री पड़ोसी देश है, जो हमारे समुद्री पड़ोसी देश है वे दो हैं। ठीक है, एक मालदीव है, ठीक है, जिसको हमने उसकी अभी औकात दिखाई मालदीव, और दूसरा श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका बेसिकली हमारा ये समुद्री पड़ोसी देश है। दो समुद्री पड़ोसी देश का मतलब पता है क्या है? कि इनके साथ हमारी समुद्री सीमा साझा होती है, इसलिए समुद्री पड़ोसी देश है। क्यों? कोई भी आपसे पूछे ये दो ही समुद्री पड़ोसी देश क्यों? ये दो ही समुद्री पड़ोसी देश इसलिए क्योंकि इनके साथ हमारी समुद्री सीमा साझा होती है। मैं लिख देता हूं, अभी समुद्री सीमा क्या होती है एकदम चुटकी में आपको समझा दूंगा, क्योंकि भैया जी इनके साथ हमारी समुद्री सीमा साझा होती है। क्योंकि इनके साथ हमारी समुद्री सीमा साझा होती है, सीमा साझा होती है। बस क्योंकि भैया जी इनके साथ हमारी समुद्री सीमा साझा हो रही है, इसलिए हमारे समुद्री पड़ोसी देश हैं। अब आते हैं हम कि समुद्री सीमा होती क्या है ना? समुद्री सीमा होती क्या है? तो देखो, आप ऐसा करो, ठीक है, ये वाला आपको पता है, ये वाला प्रायद्वीपीय भारत है, आप सब लोग जानते हो प्रायद्वीपीय भारत है। और इस प्रायद्वीपीय भारत के इस तरफ बेटा पूरा किसका विस्तार है? ठीक है, ये यहां पे पूरी बंगाल की खाड़ी है। तो मैं समुद्री सीमा को कुछ इस तरह से आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये जी ये क्या है? ये आपकी बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इस तरह से मैं आपको समझा रहा हूं। इस तरह से देखो, ये बे ऑफ बंगाल है, ये बंगाल की खाड़ी है। ऐसे करके, है ना? तो मैं लिख लेता हूं यहां पर भैया, ये क्या है? ये बे ऑफ बंगाल है, ये बंगाल की खाड़ी है जी। नीचे लिखता हूं, ये जी बंगाल की खाड़ी है। नीचे क्यों लिख रहा हूं? हर एक चीज का कोई ना कोई तो बेटा कारण होता है ना? तो कोई ना कोई कारण होता है, तो बे ऑफ बंगाल मैंने लिख दिया। ठीक है, बे ऑफ बंगाल मैंने लिख दिया, बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी है। अभी पता है हम क्या करेंगे? देखो सब लोग यहां पे देखो, अभी पता है हम क्या करेंगे? ये जो टेढ़ा मेढ़ा तट है ना, इस टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली हम एक सीधी रेखा खींचेंगे। ध्यान रखना, हम क्या करेंगे अभी? बोलो मेरे साथ, हम क्या करेंगे अभी? ठीक है, हम इस टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली एक सीधी रेखा खींचेंगे। टेढ़े मेढ़े, ये जो टेढ़ा मेढ़ा तट है, इस टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली, ठीक है, हम एक सीधी रेखा खींचेंगे। ये जो सीधी रेखा है, यहां से हमारी समुद्री सीमा का जो आकलन होगा वो प्रारंभ होगा। ठीक है, ये जो सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा से हमारी समुद्री सीमा का आकलन प्रारंभ होगा। सीधी रेखा से हमारी समुद्री सीमा का आकलन क्या होगा बेटा? प्रारंभ होगा,
है ना जी, यहां से। तो टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली एक सीधी काल्पनिक रेखा खींची जाती है, उस काल्पनिक रेखा को हम वेस्ट लाइन कहते हैं, उसको हम आधार रेखा कहते हैं। आधार रेखा क्या है, बोलो आधार रेखा क्या है? तो आधार रेखा वस्तुतः ठीक है ना, टेढ़े मेढ़े, वस्तुतः टेढ़े मेढ़े तट को, टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली, टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली, ठीक है, ये जो टेढ़ा मेढ़ा तट है बेटा, टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली, ठीक है ना, खींची गई सीधी काल्पनिक रेखा होती है, खींची गई सीधी काल्पनिक रेखा होती है, काल्पनिक रेखा, ठीक है, उसे हम आधार रेखा कहते हैं। और बच्चे आगे जितनी भी समुद्री सीमा है, उस पूरी की पूरी समुद्री सीमा का निर्धारण हम किससे करेंगे? आधार रेखा से। तो आधार रेखा क्या है? तो आधार रेखा भैया जी क्या है? टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली खींची गई सीधी काल्पनिक रेखा आधार रेखा है, ठीक है, ध्यान रखना ये काल्पनिक रेखा होती है। अच्छा, हमने आधार रेखा क्यों खींची? सवाल ये उठता है कि आखिर जसाब हमने ये आधार रेखा क्यों खींची? इसलिए खींची क्योंकि बच्चे तट तो टेढ़ा मेढ़ा होता है, अगर हम आधार रेखा नहीं खींचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम जब किसी भी स्थान विशेष की लंबाई मापते हैं तो हमें एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, यूनिफॉर्म, ठीक है। क्या आपने कभी देखा है कि जैसे जब आप, ठीक है ना, इसको पास कर लेंगे अपना रिटन एग्जाम को, तो उसके बाद आपका फिजिकल होगा, जब आप फिजिकल होगा ना आपका, तो आपकी लंबाई मापी जाएगी। तो जब आपकी लंबाई मापी जाएगी तो जिस सरफेस पे आपको खड़ा किया जाएगा ना, जिस सतह पर, वो सतह बिल्कुल सीधी होगी, ध्यान रखना, और सीधी सतह से आपकी लंबाई मापी जाएगी, आपकी हाइट मेजर की जाएगी, ठीक है, बिल्कुल सीधी सतह से। क्यों? क्योंकि सीधी सतह से ही तो हम किसी भी चित्र विशेष की दूरी या लंबाई माप सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इस आधार रेखा से, ये जो आधार रेखा है, इस आधार रेखा से हम 12 समुद्री मील आगे चलेंगे, ठीक है ना, 12 समुद्री मील। समुद्री मील को हम लोग कहते हैं नॉटिकल मील। क्या कहते हैं? नॉटिकल मील। तो आधार रेखा से हम 12 समुद्री मील आगे चलेंगे। तो जब हम आधार रेखा से 12 समुद्री मील आगे जाते हैं, मेरी बात समझना सब लोग, जब हम आधार रेखा से 12 समुद्री मील आगे जाएंगे, 12 समुद्री मील, तो ये वाला जो क्षेत्र है, जो आधार रेखा से 12 समुद्री मील के मध्य का है, 12 समुद्री मील, समुद्री मील को नॉटिकल मील भी कहते हैं। और समुद्री मील जो होता है वो लगभग इतना होता है बेटा, एक समुद्री मील इक्वल्स टू 1.8 मील होता है, एक समुद्री मील इक्वल्स टू लगभग 1.8 मील होता है। तो बेटा ये जो है आधार रेखा से 12 समुद्री मील हम आगे तक जाएंगे। जब हम आधार रेखा से 12 समुद्री मील आगे तक जाएंगे, तो ये वाला जो जगह है, जो ये वाली स्थान है, जो ये वाली सीमा है, इसको हम क्षेत्रीय सागर या प्रादेशिक समुद्री सीमा कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? इस वाले हिस्से को हम क्षेत्रीय सागर, इस वाले को हम क्षेत्रीय सागर या प्रादेशिक समुद्री सीमा कहेंगे, प्रादेशिक समुद्री सीमा कहेंगे, प्रादेशिक समुद्री सीमा। ये हमारा रीजनल सी है। रीजनल सी का मतलब क्या होता है? 12 समुद्री मील, ठीक है, छोटा छोटा सा लिख देता हूं अच्छे से, 12 समुद्री मील। समुद्री मील। चलो देखिए, क्षेत्रीय सागर या प्रादेशिक समुद्री सीमा क्या होती है? तो भैया क्षेत्रीय सागर प्रादेशिक समुद्री सीमा का मतलब है हमारा रीजनल सागर है, ये वाला हमारा रीजनल सागर है। अब इसमें हम चाहे भैया, ठीक है ना, मछली पकड़े, इसमें चाहे हम, ठीक है ना, कुछ भी करें, इसमें हम अपने भैया, ठीक है, मछली पकड़े, इसमें हम कोई भी एक्टिविटी करें, इसमें हम अपना क्रूज ले जाके पार्टी करें, ठीक है ना, तो कुछ भी करें हम इसमें, ये हमारा क्या है? क्षेत्रीय सागर है। ये हमारा क्या है? क्षेत्रीय सागर। क्षेत्रीय सागर क्लियर है? क्षेत्रीय सागर, क्षेत्रीय सागर का मतलब है ये अपना रीजनल सी है। रीजनल सी का मतलब है कि क्षेत्रीय सागर मतलब 12 समुद्री मील भीतर तक। 12 समुद्री मील का मतलब ये है कि आप आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, वो आपकी अपनी टेरिटरी का हिस्सा है। आप वहां पर हर सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हो, सब कुछ करने के लिए आप वहां पे स्वतंत्र हो, ठीक है ना। आप बेसिकली वहां पर देखो, सामरिक दृष्टि से आप वहां पर जो है ना, अपने जो युद्ध अभ्यास है उनको कर सकते हैं सामरिक दृष्टि से। जैसे आपने देखा है ना, नौसेना युद्ध अभ्यास होते हैं भारत और फ्रांस के बीच में, भारत और दुनिया भर के देशों के बीच में,
तो जितने भी नौसेना युद्ध अभ्यास होते हैं 12 समुद्री मील के भीतर भीतर आप अपने सारे के सारे युद्ध अभ्यास को करिए। आप बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप यहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी व्यापारिक गतिविधि करिए, ठीक है। यहां पर अगर चलिए ठीक है बेटा, तो यहां पर आप सभी प्रकार की व्यापारिक गतिविधि करिए, ठीक है। उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आप यहां पर टूरिस्ट को प्रमोट करिए, ठीक है, टूरिज्म को प्रमोट करिए बेसिकली, ठीक है। टूरिस्ट यहां पर आ सकते हैं। कुल मिलाकर ये आपका अपना क्षेत्रीय सागर रीजनल है। जब आप इससे और 12 समुद्री मील आगे जाएंगे, कितना बच्चे, और 12 समुद्री मील, जब आप इससे और 12 समुद्री मील आगे जाएंगे, टोटल कितना, 24 नॉटिकल माइल, 24 समुद्री मील, टोटल कितना, 24 समुद्री मील, ठीक है। यहां से बेटा, ठीक है, 24 समुद्री मील, और आधार रेखा से 24 समुद्री मील, और इससे क्षेत्रीय सागर से 12 समुद्री मील। तो बेटा ये जो क्षेत्रीय सागर है इससे 12 और आधार रेखा से पूरा 24। जब आप आधार रेखा से पूरा 24 किलोमीटर आगे जाते हैं तो ये जो आपको चित्र देखने को मिलेगा बीच वाला, इसको हम लोग कहेंगे बेटा संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल, संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल, इसको हम बोलेंगे संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल बोलेंगे। इस संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल में बच्चे, ठीक है ना, किसी भी सरकार को, मतलब अगर मान के चलिए भारत सरकार का संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल है, तो भारत सरकार को यहां पर बेटा सीमा शुल्क वसूली का वित्तीय अधिकार प्राप्त होगा। तो यहां पर क्या होता है बच्चे, सीमा शुल्क वसूली का वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है। जैसे, ठीक है, कोई भी जलयान है जो बाहर से आ रहा है, जापान से आ रहा है कोई भी जलयान, या ईरान से आ रहा है, या किसी दूसरी कंट्री से आ रहा है, तो यहां तक तो आएगा है। जैसे ही उसने बेटा, ठीक है, इस बाउंड्री को शेयर किया, तो यहां पर हमारी नेवी की पेट्रोलिंग होगी, ठीक है। तुरंत वहां पर जो कस्टम अधिकारी होंगे उससे सीमा शुल्क वसूल लेंगे। क्या करेंगे, उससे सीमा शुल्क वसूल लेंगे। तो ध्यान रखना बच्चे, सीमा शुल्क वसूली का वित्तीय अधिकार होगा। सीमा शुल्क वसूली का वित्तीय अधिकार होगा, वसूली का वित्तीय अधिकार, ठीक है। तो जैसे हमारी सरकार है, तो हमारी सरकार को यहां पर बेटा सीमा शुल्क जैसी, ठीक है, वित्तीय अधिकार, ठीक है, ये सारी चीजें वसूलने का अधिकार होगा। या किसी और भी देश का है, ठीक है, ये हर एक देश का होगा 24 समुद्री मील तक, ये प्रत्येक देश का होगा। तो प्रत्येक देश को बच्चे, जैसे ही कोई भी जहाज किसी दूसरे देश का उसके संलग्न क्षेत्र में प्रवेश करता है, तुरंत बच्चे क्या किया जाएगा, ठीक है, तुरंत उससे सीमा शुल्क वसूल लिया जाएगा। जैसे ही संलग्न क्षेत्र में प्रवेश किया, सीमा शुल्क हमने वसूल लिया, सीमा शुल्क हमने क्या कर लिया, वसूल लिया। अब हम आधार रेखा से चलेंगे भाई साहब, आधार रेखा से 200 समुद्री मील आगे तक, ठीक है। आधार रेखा से भैया जी कितना, 200 नॉटिकल माइल। तो आधार रेखा से हम 200 समुद्री मील आगे तक चलेंगे, टोटल 200 समुद्री मील आगे, आधार रेखा से 200 समुद्री मील। जब मैं स्टूडेंट था, ठीक है, तो मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा था ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है। मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूं बच्चों, ठीक है, मुझे पता ही नहीं चला कि ये क्या है क्या नहीं, ठीक है। मैं इसे रटता रहा, और जिन टीचर्स ने बेसिकली मुझे पढ़ाया था, ठीक है, उनको ये लगा कि महत्व का नहीं है। और जब मैं अपना पहले अटेम्प्ट में था, तो मैंने इसी प्रश्न को आते हुए देखा, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आया, टीचर ने भी नहीं पढ़ाया, मुझे बड़ा दुख हुआ, ठीक है। लेकिन ये होता है यूपीएससी में, हम टीचर को, ठीक है, दोष नहीं देते। एक मैच्योर स्टूडेंट कब होता है, उन्हें लगा कि साल ये नहीं आएगा, उन्होंने छुड़वा दिया। बात समझ में आ रही है। और कई चीज जो उन्होंने, ठीक है, कराई वो एग्जाम में आई है। तो ये बात होती है। लेकिन फिर भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में हम कुछ भी पहले से प्री अज्यूम नहीं कर सकते, इसलिए सब कुछ पढ़ाते हुए मैं चलता हूं। मैंने कि एक एक चीज बच्चों को पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, ये वाला जो होता है ना 200 समुद्री मील वाला, इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। इसको कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र,
ठीक है, मतलब इस क्षेत्र तक में जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, यहां पर बेटा जितने भी प्राकृतिक संसाधन आपको 200 समुद्री मील आगे तक प्राप्त होते हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस आपको 200 समुद्री मील आगे तक प्राप्त होते हैं, अब आप उन सभी का दोहन अपने हित में कर सकते हैं। उन सभी प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग आप अपने हित में कर सकते हैं। यहां पर आप नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। यहां पर बेसिकली आप अपने रिसर्च संबंधी कार्यों को कर सकते हैं, अनुसंधान संबंधी कार्यों को कर सकते हैं। कोई भी सरकार अनुसंधान संबंधी कार्यों को कर सकती है, कोई भी सरकार बेटा यहां पर अपने, ठीक है, रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटी को, अनुसंधान संबंधी कार्यों को कर सकती है, नए द्वीपों का निर्माण। यहां तक जितने भी प्राकृतिक संसाधन हमको मिले, ठीक है, यहाँ पे कोयला मिला, पेट्रोल मिला, तो किसका हक होगा? हमारा हक होगा। ठीक है, जैसे कल को यहाँ पर बेटा 200 समुद्री मील तक के क्षेत्रों में कहीं पर भी कोयले के भंडार मिले, प्राकृतिक गैसेस के भंडार मिले, या फिर यहाँ पर अन्य किसी महत्वपूर्ण खनिज के भंडार मिले, ठीक है, यहां तक, तो इन पर भैया हमारा अधिकार होगा, क्योंकि ये 200 समुद्री मील अंदर तक का क्षेत्र है और ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। क्या है? ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इसके बाद 200 समुद्री मील आगे ये जो होता है, ये हाई सी होता है, हाई सी। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहेंगे, ये भैया जो उच्च सागर होता है, और इस उच्च सागर पर सभी देशों का समान रूप से अधिकार होता है। यहां पर उच्च सागर पर बेटा सभी देशों का समान रूप से अधिकार होता है, सभी देशों का समान अधिकार होता है। फिर ये किसी अकेले का नहीं है। ठीक है, मतलब हाई सी जो है, उच्च सागर जो है, उच्च सागर पर सभी का सभी तरह से समान रूप से अधिकार है। तो मैंने क्या बोला? मैंने भैया जी इतनी सी बात बोली। ठीक है, वस्तुतः टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली जो सीधी काल्पनिक रेखा खींची जाती है, आधार रेखा। क्यों? क्योंकि आधार रेखा एक प्लेटफॉर्म का काम करेगी। उससे 12 समुद्री मील आगे तक क्षेत्रीय सागर, रीजनल सी या प्रादेशिक समुद्री सीमा, मतलब हमारा अपना है। यहां पर हम बेटा करेंगे पार्टी सारी रात, या फिर जो भी कुछ है ये हमारा है, कुछ भी करो यहां तक। ठीक है, मछुआरा मछली पकड़ेंगे। ठीक है, तुम लोग अगर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो बेटा समुद्रों में, तो वो कर सकते हो, पार्टी कर सकते हो, क्रूज को लेके जा सकते हो, किसी भी तरह की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम आधार रेखा से जब 24 समुद्री मील आगे तक जाएंगे, मतलब क्षेत्रीय सागर से 12, तो हमें मिलेगा संलग्न क्षेत्रीय अविच्छिन्न मंडल। ठीक है, जैसे ही कोई भी जलयान किसी और दूसरे देश का जो किसी भी बेटा गुड्स को लेकर आ रहा है, कार्गो को लेकर आ रहा है, कोई भी कार्गो शिप है, तो जैसे ही वो यहां से एंटर करेगा, उससे हम सीमा शुल्क वसूल लेंगे। फिर 200 समुद्री मील तक ये EEZ है। कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज हमको यहाँ पर प्राप्त होता है, कोई भी नया, ठीक है, प्राकृतिक द्वीप यहाँ पर बनता है, हमारा अधिकार होगा, वो हमारी सीमा में है। ठीक है, और यहाँ पर रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटी हम कर सकते हैं। इससे आगे का जो है हाई सी, उस पर सभी देशों का समान रूप से अधिकार होगा, उस पर सभी का समान रूप से अधिकार होगा। अगर ये बात आपको लल्लन टॉप तरीके से आई समझ में, तो एक बार प्लीज सब लोग थम्स अप कर दो। चलिए, देखो बेटा, कोयला किसी भी नदी के बेसिन में मिलता है। मैंने एक एग्जांपल दिया, कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस, कोई भी मिनरल्स, कोई भी खनिज। ठीक है, तटीय क्षेत्रों में बेसिकली हमको नेचुरल गैसेस के सोर्सेस मिलते हैं, जो अपतटीय क्षेत्र होते हैं, मतलब कोई भी रिसोर्सेस। मेरा कहने का मतलब ये था। ठीक है, क्लियर है? बात आ रही है समझ में? सभी के दिमाग में बैठ गई? भाई मैं शायरी नहीं सुनाता यार। भाई मैं शायरी नहीं सुनाता, लेकिन फिर भी तुम लोगों की फरमाइश है, तो चलो आज एक शायरी तुम्हारे लिए पेश करते हैं, तुम्हारी खिदमत में। देखो, गौर फरमाइएगा। मैं बहुत ही कम शायरी वगैरह बोलता हूं, लेकिन देखिए, तुम सब लोग गौर फरमाना है उस पर। क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है सभी को बहुत अच्छे से? तो आप सभी की खिदमत में एक शायरी पेश करता हूं कि मैं दरिया होके भी
हाँ जी, ठीक है, क्लियर हुआ, बहुत अच्छे से समझ में आया, कोई इशू तो नहीं, ठीक है। हाँ, सब लोग एक बार थम्स अप कर दो, ठीक है, सब लोग प्लीज एक बार थम्स अप कर दो पहले। सुना दूं, चलो ठीक है। मैं कतरा हो के भी दरिया से जंग करता हूं, मैं कतरा हो के भी दरिया से जंग करता हूं, मुझे बचाना समुंदर की जिम्मेदारी है, मुझे बचाना समुंदर की जिम्मेदारी है, कि यारो दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, यारो दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चिराग कई आंधियों पे भारी है। आगे चलते हैं भारत की भूगर्भीय संरचना पर। भारत की भूगर्भीय संरचना, ठीक है, आइए इससे समझते हैं भारत की भूगर्भीय संरचना को। और बहुत साधारण सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, बेसिकली है तो हल्का सा कठिन, लेकिन इस तरह से हम आपको प्रेजेंट करेंगे कि आपको सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो, तो भारत की भूगर्भीय संरचना को हम पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जो हमारी पृथ्वी है ना, हमारी पृथ्वी सूर्य से एक टूटे हुए खंड के रूप में अलग हुई। मैंने क्या बोला कि हमारी पृथ्वी सूर्य से एक टूटे हुए खंड के रूप में अलग हुई। और जब हमारी पृथ्वी सूर्य से एक टूटे हुए खंड के रूप में अलग हुई, तो वो बच्चों एक धधकती हुई आग का गोला थी। जब हमारी पृथ्वी सूर्य से एक टूटे हुए खंड के रूप में अलग हुई, तो वो एक धधकती हुई आग का एक गोला थी। वो शोला थी या शबनम थी, वो कौन थी मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी थी बड़ी हसीन थी। चलिए अब यहां पर देखेंगे, है ना, तो वो धधकती हुई आग का ही गोला थी हमारी पृथ्वी। धीरे 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 हमारी पृथ्वी ठंडी हुई, ठीक है ना। ठंडी इस तरह से हुई क्योंकि हमारी पृथ्वी पर लगातार बेटा, ठीक है, जो चट्टानों का पिघला हुआ स्वरूप था वह धधक रहा था। चट्टानों के पगले हुए स्वरूप के धधकने के कारण बहुत सारी गैसेस रिलीज हो रही थी, गैसों के बादल बने, बादल बनने से वर्षा हुई, वर्षा बनने से धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर, ठीक है, स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन हुआ। और जहां पर गड्ढा वगैरह भरे हुए थे, वहां पर वर्षा का जल भर जाने से आपके क्या बन गया बेटा, समुद्र बन गया, ठीक है, कुल मिलाकर। लेकिन यह है कि हमारी जो पृथ्वी थी, ठीक है, उस पृथ्वी पर केवल एक ही महाद्वीप और एक ही महासागर था। ये बात मैंने आपको बताई थी इंडियन जो वहां पर यूपी स्पेशल में, कि हमारी पृथ्वी पर बेटा एक ही बृहद महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया। तो हमारी पृथ्वी पर एक बृहद महाद्वीप था, ठीक है, ग्रेट कॉन्टिनेंट था। हमारी पृथ्वी पर एक बृहद महाद्वीप था, ग्रेट कॉन्टिनेंट था, ठीक है, बृहद महाद्वीप था। मैंने क्या बोला, हमारी पृथ्वी पर एक ग्रेट कॉन्टिनेंट था, एक बृहद महाद्वीप था। उस बृहद महाद्वीप का नाम था भैया जी पेंजिया। उस बृहद महाद्वीप का नाम क्या था, पेंजिया। तो हमारी पृथ्वी पर एक बृहद महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया, ठीक है ना। और इसके चारों ओर, ठीक है ना, एक बृहद महासागर का विस्तार था। इसके चारों ओर एक बृहद महासागर का विस्तार था, ऐसे करके इसके चारों ओर एक बृहद महासागर का विस्तार था, ऐसे करके इसके चारों ओर एक, ठीक है, ग्रेट ओशियन था, एक ग्रेट ओशियन था इसके चारों ओर, ऐसे करके, ठीक है भैया। तो इसके चारों ओर क्या था, इसके चारों ओर एक बृहद महाद्वीप का विस्तार था, ग्रेट ओशियन, बृहद महाद्वीप ग्रेट ओशियन का विस्तार था, जिसको हम कहते थे पैंथलासा।
10th क्लास था। अब मैंने आपको ज्योग्राफी में भी बताया है कि हमारी पृथ्वी पे बहुत तरह के फोर्सेस काम करते हैं, ठीक है। टेंशन फोर्स होता है, कंप्रेशन फोर्स होता है, तो ऐसे करके ये बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, ठीक है। टेंशन, कंप्रेशन, इस तरह के फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो इसी टेंशन फोर्स के कारण क्या हुआ, हमारी पृथ्वी, ठीक है, लगभग आप ये मान के चलिए हमारी पृथ्वी मध्य में से, ठीक है, क्रैक हो गई, मध्य में से टूट गई, और टूट जाने के बाद वो दो महाद्वीपों के बीच में विभक्त हो गई। तो वो लगभग बीच में से टूटी, और टूट जाने के बाद वह दो महाद्वीपों के फॉर्म में जो है ना बच्चे क्या हो गई, ठीक है, निर्मित हुई, दो महाद्वीप बन गए। तो हमारी पृथ्वी बीच में से टूटी, और बीच में से टूटने के बाद बेटा वह दो टुकड़ों में विभक्त हो गई, वह दो टुकड़ों में विभक्त हो गई। ऐसे करके एक उत्तरी महाद्वीप बना और एक दक्षिणी महाद्वीप बना। जो उत्तरी महाद्वीप बना उसको हमने अंगारा लैंड कहा, उसको हमने अंगारा लैंड कहा, जो उत्तरी महाद्वीप बना, ठीक है ना। जो उत्तरी महाद्वीप, जो दक्षिणी महाद्वीप बना, उसको हमने गोंडवाना लैंड कहा, उसको हमने क्या कहा, गोंडवाना लैंड। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो दक्षिणी महाद्वीप था, जो दक्षिणी महाद्वीप था उसको हमने गोंडवाना लैंड, जो उत्तरी महाद्वीप था उसको हमने अंगारा लैंड कहा, उसको हमने अंगारा लैंड कहा, ठीक है। अब ये अंगारा लैंड, इसको हम लॉरेंसिया के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, इसको लॉरेंसिया भी कह दिया जाता है, अंगारा लैंड को। आगे फिर से, ठीक है, टेंशन फोर्सेस क्रिएट हुए, आगे फिर से बहुत सारे तनाव बल, ठीक है, पैदा हुए। उन तनाव बलों के कारण इस उत्तरी महाद्वीप से बेसिकली 3 महाद्वीप बने। इस उत्तरी महाद्वीप से बना आपका नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। इस उत्तरी महाद्वीप से आगे चलकर इस उत्तरी महाद्वीप का खंडन होने के बाद, इस उत्तरी महाद्वीप को टूटने के बाद, तो जब ये उत्तरी महाद्वीप बच्चे तनाव बल के कारण टूट गया, तो आगे चल के इसी उत्तरी महाद्वीप मतलब अंगारा लैंड या लॉरेंसिया से उत्तरी अमेरिका बना, इसी से आपका एशिया बना, और इसी से आपका यूरोप बना। इसी से आपका क्या बना भैया जी, यूरोप बना, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप इसी से बनते हैं। किससे भैया जी, अंगारा लैंड से। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब फिर भैया जी ये जो गोंडवाना लैंड है इसका भी विभाजन हुआ। गोंडवाना लैंड से 4 महाद्वीप बने, इससे एक दक्षिण अमेरिका बना। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप बेसिकली इसी के विखंडन के फलस्वरूप बना, ठीक है। इसके बाद इससे आपका अफ्रीका बना, अफ्रीका महाद्वीप इसी के विखंडन के फलस्वरूप बना, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया बना, पूरा ऑस्ट्रेलिया जिसको ओशिनिया महाद्वीप भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया बना। और एक आपका अंटार्कटिका बना, अंटार्कटिका बना, अंटार्कटिका, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारा भारत है ना बच्चे, इधर देखो, ये जो हमारा भारत है, ठीक है, इस पर फोकस करो। मस्त बना है ना एकदम प्यारा सा, हाँ, ठीक है। तो ये जो हमारा भारत है, जब हम इसकी भूगर्भीय संरचना के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, भूगर्भीय संरचना, तो भूगर्भीय संरचना का मतलब होता है कि बेसिकली हमारे भारत का जो स्थलीय भाग है, ठीक है, उसकी चट्टानों का जो क्रम है वो कैसा है, ठीक है। तो जो भूगर्भीय संरचना का मतलब पता है क्या होता है, भूगर्भीय संरचना का मतलब है कि हमारे भारत का जो धरातल है, ठीक है, ये जो धरातल है यहाँ से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। कहने का आशय ये है कि जो हम ये धरातल देख पा रहे हैं, ठीक है, इस धरातल के नीचे बच्चे भूगर्भीय चट्टानें हैं। तो उन भूगर्भीय चट्टानों के बनने का क्रम क्या है, ठीक है, उनका क्रम क्या है, उन भूगर्भीय चट्टानों के बनने का ऑर्डर क्या है, हमें यहाँ पर ये देखना है। मैं फिर से बात कर रहा हूं, हमें यहाँ पे क्या देखना है भैया जी, तो ये जो हमारा भारत है, ठीक है, हमारे भारत में ये जो भूगर्भीय चट्टानें हैं, ठीक है, इनके बनने का क्या क्रम है बच्चे। तो हम इनको भारत की भूगर्भीय संरचना को 3 भागों में बांटते हैं, 3 भागों में, ठीक है। भूगर्भीय संरचना, संरचना, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, भूगर्भीय संरचना, ठीक है। इस जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर को, इस भूगर्भीय संरचना को भैया जी
3 भागों में डिवाइड किया जाता है। हमारे भारत में जो सबसे पहले बनने वाली चट्टानें थी वह दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार था। जो सबसे पहले निर्मित हुआ वह क्या था भैया? वह दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार था। ठीक है, ध्यान रखना। जो सबसे पहले निर्मित हुआ वह दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार था। पेनिनसुलर प्लेटो सबसे पहले दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार था, जो सबसे पहले निर्मित हुआ। मतलब भारत में बनने वाली चट्टानों का, ठीक है, सबसे पहला प्रकार जो बना वह दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार था। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। जो दूसरा था बच्चे, ठीक है, वह था उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला। विशाल पर्वत श्रृंखला, उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला, उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला, ह्यूज माउंटेन सीरीज। ठीक है ना, विशाल पर्वत श्रृंखला। और तीसरा था बेटा, ठीक है ना, उत्तर भारत का, क्या बच्चे? उत्तर भारत का विशाल मैदान। विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है, ह्यूज प्लेन्स। ह्यूज प्लेन। ठीक है भैया, तो ये बात ध्यान रखना। भूगर्भीय संरचना, तो भूगर्भीय संरचना में दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला और उत्तर भारत का विशाल मैदान। इनमें बच्चे सबसे पहले दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार बना। क्या बना? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो मैं देखो बेटा, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखता हूं, ठीक है, कि गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। ये जो हमारा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार में आराम आराम से बताऊंगा, ये गोंडवाना लैंड का ही एक पार्ट है, ये गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार जो है मेरे प्यारे बाबू क्या है? बोलो मेरे साथ साथ। तो दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा है। ठीक है ना, गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा है। ठीक है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, मेरे साथ साथ बोलो, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा है। का ही एक हिस्सा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है ना, अगर दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा है तो भारत ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, ध्यान रखना, यह बेटा भारत ही नहीं, भारत ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। विश्व की प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है, चट्टानों से निर्मित है। निर्मित है। ठीक है, तो ये गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। नंबर फर्स्ट पॉइंट बेटा ध्यान रखना है, ये किसका बच्चे? ये गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा है। ये गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा है। ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। विश्व की प्राचीनतम चट्टानों से मिलकर ये बना है। और बच्चे वो सारी की सारी चट्टानें जो हैं वो आमतौर पर बच्चे, ठीक है, सबसे पहले निर्मित होने वाली चट्टानें हैं, प्राचीनतम चट्टानें हैं। तो प्राचीनतम चट्टानें मैंने आपको पढ़ाई थी, कौन सी? आग्नेय चट्टानें। कौन सी है? आग्नेय चट्टानें, है ना बच्चे? तो ऑब्वियस सी बात है, ये आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। आग्नेय चट्टानों से निर्मित है जिसका अधिकांश भाग रूपांतरित हो चुका है। ये आग्नेय चट्टानों से निर्मित है जिसका अधिकांशतः भाग रूपांतरित हो चुका है। जिसका अधिकांशतः भाग रूपांतरित हो चुका है। अधिकांशतः भाग रूपांतरित हो चुका है। रूपांतरित हो चुका है। रूपांतरित हो चुका है। हो चुका है। ठीक है, तो आग्नेय चट्टानों से मिलकर बना हुआ है जिसका अधिकांशतः भाग बेटा क्या हो गया है? जिसका अधिकांशतः भाग रूपांतरित हो चुका है ना? अच्छा, अब ये जो आपके दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, इस दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में जो बनने वाली चट्टानें हैं, क्योंकि तो सबसे पहले आग्नेय चट्टानें बनी, इन आग्नेय चट्टानों को पता है हम क्या कहेंगे? इन आग्नेय चट्टानों को बच्चे हम
आर्कियन क्रम की चट्टानें कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे? आर्कियन क्रम की चट्टानें। इनको हम आर्कियन क्रम की चट्टानें कहते हैं। तो सबसे पहले गोंडवाना लैंड में या फिर भारत के दक्षिणी, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में, तो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में सबसे पहली जो चट्टानें बनी वो आर्कियन क्रम की चट्टानें। ये क्रम याद कर लेना बस आज, कल मैं इस क्रम के बारे में डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो ये आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी। इस आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन के बाद, ठीक है, अपक्षय आपको पता है, ठीक है बच्चे, अपक्षय आपको पता है चट्टानों का अपने ही स्थान पे टूटना, फूटना, सड़ना, गलना, और जब वो टूट फूट जाए, सड़ गल जाए तो अपर्दन। ठीक है, दैनिक जीवन में मेरे प्यारे बच्चे ये सिद्धांत जो है बड़ा काम करता है। कई बार बच्चे पूछते हैं ना कि सर कैसे सक्सेस हो, कैसे एग्जाम को पास करें। ठीक है, इस अप्रोच को अपनाओ, अपक्षय अपर्दन वाली अप्रोच को। ठीक है, पहले पूरी किताबों को बेटा घोल के पी जाओ आराम से। घोल के पीने का मतलब क्या होता है? ठीक है, बचपन में सुना होगा कि माँ बाप बोलते थे, टीचर बोलते थे घोल के पी जाओ इन किताबों को। तो घोल के पीने का मतलब ये नहीं होता बच्चे कि आप जो है ना किताबों को पानी में डालें, डक 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 करें और पी जाए, ये मतलब नहीं होता। घोल के पीने का मतलब ये होता है कि जिस भी किताब को आप फॉलो कर रहे हैं जीएस की, उसको क्लास नोट्स के साथ जो है ना आप फॉलो करें, क्लास नोट्स के साथ। ठीक है ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं ज्योग्राफी, आप मुझसे पढ़ रहे हो, आप क्या करो, ज्योग्राफी जो आप मुझसे पढ़ रहे हो, आप एक बुक ले लो। ठीक है, देखो मैं आप सब लोगों को एक बुक बता देता हूं। ठीक है, देखो ऐसे तो हमारी भी बुक है जीएस की, ठीक है ना, तो अब हमारी भी बुक है, लेकिन ठीक वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन एक बुक और है, ठीक है ना, ओवरऑल पूरी जीएस के लिए, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जीएस अगर मजबूत करना है ना तो मैं आपका, तो बेटा ये वाली बुक आप ले लेना। ठीक है, ये वाली देख रहे हो, ये किरण की आती है, एसएससी की, सामान्य ज्ञान की, गांधी जी इस पे छपे हुए हैं। ठीक है, ले लेना बेटा। अब इसको क्या करो, जैसे कोई टीचर पॉलिटी पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो टीचर जो पॉलिटी पढ़ा रहा है तो उसके पॉलिटी के लेक्चर के साथ साथ, ठीक है ना, उसी टॉपिक को इससे भी पढ़ो। पहले उसके लेक्चर को ले लो, ठीक है, और उसके लेक्चर को लेने के बाद टीचर के को फिर, ठीक है, पॉलिटी के उसी चैप्टर को इस बुक से पढ़ो। जैसे ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूं तो मेरे ज्योग्राफी पढ़ाने के बाद, ठीक है ना, उसी चैप्टर को बेटा आप इस बुक से पढ़ो। ठीक है, तो चीजें मजबूत हो जाएंगी। ये बुक, ठीक है, आपकी बहुत अच्छे से काम में आएगी, बहुत डिटेल में है इस बुक में, ठीक ठाक, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से जीएस को मटकने नहीं देगी ये बुक कहीं पे भी। बढ़िया बुक है, ठीक है ना, अंडररेटेड है। जैसे कुछ लोग अंडररेटेड होते हैं ना जीवन में, वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्रतिभावान होते हैं, जैसे कि तुम्हारा एक्टर रणदीप हुड्डा, ठीक, कितना टैलेंटेड एक्टर है रणदीप हुड्डा, लेकिन बेचारे को कोई पूछता ही नहीं। तो बस वही है। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें, ठीक है, जिनका अपक्ष और अपर्दन के फलस्वरूप बच्चे धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। क्या बनी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अपक्ष और अपर्दन के परिणाम स्वरूप क्या बनी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब इन धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपक्ष और अपर्दन के फलस्वरूप बच्चे क्या बनी? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। क्या बनी? कुड़प्पा क्रम, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। इस कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें बनी। सॉरी, इन कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद आपकी, ठीक है ना, पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें, उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद बेटा कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानों के बाद गोंडवाना क्रम, जिसमें भारत का सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और उसके बाद आपका दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, महाराष्ट्र, थोड़ा थोड़ा गुजरात में। ठीक है बच्चे, तो ये चट्टानों का क्रम है। कैसे याद करना है बेटा इनको? इनकी ट्रिक बता दे रहा हूं चट्टानों को याद करने की, इनके क्रम को। एडीके, ठीक है ना, एडीके आर्कियन दड़ब्बा, आर्कियन धारवाड़, आर्कियन धारवाड़ कुड़प्पा, एडीके, वी, ठीक है, विंध्यन, वीजी, ठीक है ना, और डी, वीजीडी, विंध्यन, गोंडवाना और आपका दक्कन ट्रैप। एडीके वीजीडी, एडीके वीजीडी, ये क्रम है, आप याद कर लेना, एडीके वीजीडी। तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार जो है, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के बच्चे जो बनने का क्रम है, आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्ष अपर्दन के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और फिर हमारा दक्कन ट्रैप बना। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आप सब साथियों से विदा लेने का समय आ चुका है। ठीक है, लव यू ऑल। बिल्कुल रीजनिंग की क्लास है, इसके तुरंत बाद है। ठीक है, लव यू ऑल बच्चों।